हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ अस्मिता। प्रीवियस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन का ट्रायल रूल कंप्लीट कर चुके थे और आज हमने उसी को ही कंटिन्यू करना है, पर आज मैं आपको किसके साथ कराऊंगी? बेयर एक्ट के साथ कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करें। देखिए, जो कम्युनिकेशन है आपका, कम्युनिकेशन जो है वो किस में आता है? आपका चैप्टर फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो जो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, ये आपका सेक्शन 3 to 9 कंप्राइज करता है। ठीक है, थोड़ा बेयर एक्ट करेंगे आज, बेयर एक्ट का इंडेक्स भी समझेंगे, बेयर एक्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आज सबसे पहले किससे डील करेंगे? चैप्टर फर्स्ट से डील करेंगे। राइट, चैप्टर फर्स्ट की हेडिंग क्या है? ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। राइट, और ये पूरा चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट जो है, उसमें हमारे कितने सेक्शंस हैं? सेक्शन 3 to 9 है। राइट, ट्रायल रूल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बता दिया था कि ट्रायल रूल हमारा 3, 4 एंड 5 ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका था। सेक्शन 3 जो है वो किसके बारे में बात करता है? हाउ द कम्युनिकेशन इज मेड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 4 जो है वो हमारा क्या था? कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट होगी। ठीक है, इसका कितना है? पार्ट हमारे 3 थे, ये हमारा दिस इज द पार्ट 1, ये हमारा जो है वो क्या हो गया? पार्ट 2, और ये हमारा क्या है? पार्ट 3। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा था? प्रपोजल के बारे में। ये किसके बारे में बात कर रहा था? एक्सेप्टेंस। और जो पैरा 3 था, ये किसके बारे में बात कर रहा था? द रेवोकेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीजें करा रखी हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो हमारा आता है सेक्शन 5। राइट, सेक्शन 5 जो है वो किसके बारे में बात करता है? रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कहा था कि सेक्शन 5 इज इनकम्प्लीट विदाउट सेक्शन 4, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन 5 हमें क्या देता है? सेक्शन 5 जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट देता है। ठीक है, किसको देता है स्टैट्यूटरी राइट? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को, क्या करने की? टू रिवोक द ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये ट्रायल रूल था 3, 4, 5, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 3 वीडियोस जो है वो हमारी ट्रायल रूल पर ही बनी थी। अब देखिए, जो हमारा सेक्शन 6 है, ये सेक्शन 6, इसको हमने जो है वो आज डिटेल में करना है, ये हमारा रह गया था। देखिए, सेक्शन 6 जो है वो आपका क्या कहता है? रिवोकेशन हाउ मेड। ठीक है, रिवोकेशन हमने क्या कर सकते हैं? रिवोकेशन हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले आप ये देखिए कि रिवोकेशन जो है वो किसकी कह रहा है? वो प्रपोजल की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेक्शन 6 है आपका, वो किसकी रिवोकेशन की बात कर रहा है? वो प्रपोजल की या एक्सेप्टेंस की? तो योर आंसर इज प्रपोजल। ठीक है, 6 जो है वो एक्सेप्टेंस की बात नहीं करता, यहाँ पर वो रेवोकेशन की बात कर रहा है, सिर्फ किसकी? प्रपोजल की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, सेक्शन 6 को आप 3 के साथ पढ़िए। देखिए, 3 में क्या कहता है कि रेवोकेशन हो सकता है किससे? बाय एन एक्ट और ओमिशन। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको लास्ट उसमें वीडियो में बहुत अच्छे से एक्ट और ओमिशन बताए थे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? रेवोकेशन कैसे कर सकते हैं? एक्ट से भी हो सकती है और ओमिशन से भी हो सकती है। ठीक है, वो एक जनरल था। और जो ये 6 है, सेक्शन 6 जो है वो हमें बताता है कि एक्ट्स, कौन कौन से एक्ट हैं जिससे हम रेवोकेशन कर सकते हैं। यानी 3 तो आपको जनरल बता रहा है कि हाँ जी, रेवोकेशन आप कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? एक्ट और ओमिशन से कर सकते हैं। और 6 आपको उन पर्टिकुलर एक्ट्स के बारे में बात बता रहा है कि कौन कौन से एक्ट्स हैं जिससे हम प्रपोजल की रेवोकेशन कर सकते हैं। क्लियर है इतना? प्री का क्वेश्चन याद हो गया आपको कि जो सेक्शन 6 है वो रेवोकेशन की बात करता है। कौन सी रेवोकेशन की बात करता है? प्रपोजल की। एक्सेप्टेंस जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। राइट, अब हम 1 बाय 1 लेंगे और एक्ट्स देखते हैं विद एग्जांपल्स। देखिए, फर्स्ट पार्ट देखो, वो क्या कह रहा है? बाय द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द रेवोकेशन, यानी हम रिवोक कर सकते हैं। कैसे? नोटिस देना पड़ेगा रेवोकेशन का। ठीक है, कौन देगा नोटिस? प्रपोजर देगा। किसको देगा? अदर पार्टी को। ये तो सिंपल है, नोटिस ऑफ रेवोकेशन आपने दूसरी पार्टी को देना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ए और बी, ठीक है, इनके बीच में जो है वो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये किसने क्या दिया? ऑफर, और ये हमारा क्या है? एक्सेप्टर। ठीक है, अभी बी ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, इसकी एक्सेप्टेंस से पहले ए ने क्या किया? इसको एक नोटिस पकड़ा दिया कि आई वांट टू रिवोक माय प्रपोजल। तो ये जो रेवोकेशन है यहाँ पर, वो कौन सी रेवोकेशन होगी? वैलिड रेवोकेशन होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये तो सिंपल था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेकंड क्या कहता है? बाय द लैप्स ऑफ टाइम, टाइम लैप्स हो चुका है। कौन सा टाइम?
प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल, इस प्रपोजल के अंदर जो टाइम प्रेस्क्राइब किया हुआ था वो खत्म हो चुका है। टाइम किसके लिए? फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए। जैसे मान लीजिए ए और बी, ए ने अपना एक ऑफर दिया और इस ऑफर के अंदर ए ने जो है वो क्या किया है, एक टाइम मेंशन किया है, ठीक है। ए क्या कह रहा है बी को, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर यू हैव टू डू इट विद इन 2 days। अगर आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आई एम गिविंग यू 2 days, ठीक है, मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ। अब 2 दिन कंप्लीट हो चुके, अब जब 2 दिन कंप्लीट हो चुके तो यहाँ से कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं आई बी की। तो इसका मतलब है कि जो प्रपोजल में एक्सेप्टेंस के लिए टाइम दिया गया था, अब वो टाइम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। 2 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन का टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब वो टाइम खत्म हो चुका है तो इसका मतलब आपका ऑफर जो है वो क्या हो चुका है, रिवोक हो चुका है। दूसरा, अब देखो यहाँ एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था, 2 days टाइम दिया हुआ था। आगे क्या कह रहा है, इफ नो टाइम इज सो प्रेस्क्राइब्ड, अगर ऐसा कोई टाइम नहीं दिया हुआ तो फिर क्या करोगे, तो फिर आप किस टाइम को मानोगे, रीजनेबल टाइम को मानोगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। दूसरा एक्ट क्या है, अगर टाइम लैप्स हो जाता है जो एक्सेप्टेंस के लिए दिया गया था तो ऑफर क्या होगा, रिवोक होगा, ठीक है। अगर टाइम नहीं दिया गया तो किस टाइम को आप कंसीडर करेंगे, रीजनेबल टाइम को आप कंसीडर करेंगे। क्लियर है इतना। थर्ड, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, यहाँ फेल हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर फेल हो रहा है, क्या करने के लिए, टू फुलफिल अ कंडीशन, एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन, प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्टेंस से पहले एक कंडीशन उसको दी गई थी कि एक्सेप्टेंस से पहले आप इस कंडीशन को क्या कीजिए, फुलफिल कीजिए, पर एक्सेप्टर ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए जो है वो अपनी बाइक बेचना चाहता है, ठीक है, किसको, बी को। बट उसने बी को ये बोला कि मैं अपनी बाइक तो आपको दूंगा बट उससे पहले आप क्या कीजिए, लाइसेंस बनवा लीजिए। ए और बी, ए अपनी बाइक देना चाहता है बी को, ए यहाँ पर क्या है, ऑफरर, और बी कौन है, एक्सेप्टर। नो डाउट ए चाहता है कि बी उसकी बाइक को खरीदे, पर ए ने एक कंडीशन लगा दी कि ठीक है, आप एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप क्या कर लीजिए, अपना लाइसेंस बनवा लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर प्रॉमिस बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो ए ने कह दिया कि ठीक है भाई, मैं तुझे अपनी बाइक दे दूंगा, पर इससे पहले, एक्सेप्टेंस से पहले आप क्या कर दीजिए, अपना लाइसेंस का अरेंजमेंट कर लीजिए, लाइसेंस बनवा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस से पहले की, तो कहाँ गया हमारा, यस, एक्सेप्टेंस से पहले एक कंडीशन दी हुई है जिसे फुलफिल करना है, किसने, एक्सेप्टर ने। अब ये क्या करता है, बी जो है वो अपना लाइसेंस नहीं बनाता। अब जब बी अपना लाइसेंस नहीं बनवाएगा तो इसका मतलब है कि इसने इस कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं किया। तो जब ये फुलफिल नहीं करेगा तो इसका मतलब ए का दिया हुआ ऑफर जो है वो क्या हो चुका है, रिवोक हो चुका है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट फोर्थ में क्या कहता है, बाय द डेथ, डेथ हो चुकी है, या इंसेनिटी, मैडनेस, पागल हो चुका है, कौन, प्रपोजर, ठीक है। अब कई बार प्री में यही आ जाते हैं कि कौन से 2 ग्राउंड मेंशन है कि प्रपोजर की डेथ या इंसेनिटी, या दोनों, डेथ और इंसेनिटी, ठीक है। तो देखो दोनों ही ग्राउंड दिए हुए हैं, या तो प्रपोजर की क्या हो जाती है, डेथ, या प्रपोजर की क्या हो, इंसेन हो जाता है, ठीक है ना। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और द इंसेनिटी, बट ये डेथ और इंसेनिटी का जो फैक्ट है, इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। प्रपोजर की डेथ हो चुकी है या प्रपोजर इंसेन हो चुका है, ठीक है, पर ऑफर तब रिवोक होगा जब इस डेथ के बारे में या इंसेनिटी के बारे में पता होना चाहिए, किसको, एक्सेप्टर को। बट कब, बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले। यानी जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, ऑफरर, बी यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टर। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए
ए की जो है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक, अब इस डेथ का जो नॉलेज है वो किसके पास आ जानी चाहिए, बी के पास आ जानी चाहिए। बट कब आनी चाहिए, इसके ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले। मान लीजिए इसने एक्सेप्टेंस दे दी, एक्सेप्टेंस ये दे चुका है, ठीक है। एक्सेप्टेंस देने के बाद इस डेथ की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके पास पहुंचती है। तो अब आप बताइए कि क्या अभी भी ऑफर को रिवोक माना जाएगा? तो आंसर इज नो, नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। अब जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब जो है वो डेथ या इंसेनिटी जो है, ये इंफॉर्मेशन या ये इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इसकी एक्सेप्टेंस से पहले अगर इसे ऑफर की डेथ के बारे में या इंसेनिटी के बारे में पता चल जाता है तो हम क्या मानेंगे, ऑफर जो है वो क्या हो चुका है, रिवोक हो चुका है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 जो है वो रेवोकेशन हाउ मेड, रेवोकेशन जो है पहला क्वेश्चन, रेवोकेशन किसकी बात कर रहा है, प्रपोजल की बात कर रहा है, एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन की बात नहीं हो रही। अब क्वेश्चन ये भी उठता है तो फिर एक्सेप्टेंस जो है उसकी रेवोकेशन की बात कौन कर रहा है, ठीक है ना? तो उसकी कौन बात कर रहा है, सेक्शन 5। सेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ रही हूँ, बल्कि आपको एक होमवर्क ही दे रही हूँ कि क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हम प्रपोजल की रेवोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्या एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं? ठीक है, तो आपने इसका मुझे आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख करके देना है कि क्या हम वाकई में ही इन सारे एक्ट्स को एक्सेप्टेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर करेंगे। तो 4 एक्ट हो गए हमारे। आप नोटिस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी सॉरी नोटिस ऑफ रेवोकेशन को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरा, अगर टाइम जो है वो लैप्स हो जाता है। तीसरा, कंडीशन प्रेसिडेंट फेल हो जाता है। या चौथा, प्रपोजर की डेथ और इंसेन जो है वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये चारों हैं, तो चारों आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो फिर हमारा आ जाता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट, मैंने आपको बताया था। सेक्शन 7 के 2 क्लोजेज हैं, 1 एंड 2, और जो 1 है वो हमारा मिरर फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी कॉरस्पॉन्ड विद द ऑफर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो एक दूसरे की क्या हो, बिल्कुल मिरर इमेज हो। अच्छा, सेकंड में मैंने आपको बताया था कि कौन सी जो है, अगर प्रपोजल जो है वो क्या करता है, एक मैनर प्रिस्क्राइब करता है तो एक्सेप्टर को वो मैनर फॉलो करनी पड़ेगी। अगर एक्सेप्टर उस मैनर को फॉलो नहीं करता तो फिर ये यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ना आपको, प्रपोजल जो है वो में क्या कर सकता है, इंसिस्ट। अब ये जो इंसिस्ट वर्ड है वो यहाँ किसके लिए है, ऑब्जेक्शन के लिए है। अगर प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉलो नहीं होती तो ये प्रपोजर की ड्यूटी है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता, देखो, बट इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर प्रपोजर जो है वो एक्सेप्टेंस जो है जो एक्सेप्टेंस अगर प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं हो रही और उसने अपना ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किया तो फिर लॉ क्या मानेगा, ही एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस। वो उसको जो मतलब ऑफरर है उसको एक्सेप्टेंस उसी रूप में जो है वो क्या करनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है इतना? सेक्शन 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब हमारा रह गया सेक्शन 8 और हमारा सेक्शन 9, राइट? अब हेडिंग देख लो। सबसे पहला काम आपका ये होता है कि बेयर एक्ट की हेडिंग देखिए। ठीक है, हेडिंग में ही 50% तो आपको हेडिंग में ही आंसर मिल जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस। बस यहीं रुक जाओ। यानी सेक्शन 8 किससे डील कर रहा है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस, यानी एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, कंडीशंस को परफॉर्म करके। ठीक है, किसकी कंडीशन, ऑफर की। अब याद कीजिए आप, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल। देखिए मैं आपको जितनी भी वीडियोस हम अब तक कर चुके हैं, आज मैं उसी के आपको बेयर एक्ट ही करवा रही हूँ। हम ऑलरेडी वीडियोस में अपने 6 जितनी भी वीडियोस हमारी हुई हैं उसमें हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं विद द एग्जांपल्स। आज तो बस मैं जो हम पहले कर चुके हैं सिर्फ आपको मैं बेयर एक्ट पे वो दिखा रही हूँ कि वो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 8 देखिए, 8 में आप सिर्फ यहाँ वर्ड की एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस, बस रुक जाइए आप यहाँ पर और रिकॉल कीजिए
कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल का केस। मैंने क्या बोला था, कार्लिल जो लेडी थी है ना, उसने क्या किया था, उसने ऑफर की सारी प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अपनी कंडीशंस को फुलफिल किया था। तो जब फुलफिल किया था तो इसका मतलब हम उसकी एक्सेप्टेंस को मानेंगे कि वैलिड एक्सेप्टेंस थी, ठीक है ना। तो ये वाला अगर कार्लिल का याद है तो कार्लिल का जो है उसमें क्या था, जनरल ऑफर था, है ना। तो ये जनरल ऑफर की बता रहा है, जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब सेक्शन 8 किससे डील कर रहा है, जनरल ऑफर से भी डील कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो कैसे हो रही है, बाय कंडक्ट, बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस, है ना, ठीक है। तो जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस को करने का तरीका क्या होता है कि ऑफर के अंदर जितनी भी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है उन्हें आप परफॉर्म करते हो तो उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, और रिसीविंग द कंसिडरेशन, और का मतलब ये सेकंड बता रहा है आपको। एक तो ऑफर की रिक्वायर्ड कंडीशंस को परफॉर्म करके भी एक्सेप्टेंस की जा सकती है, दूसरा आप कंसिडरेशन को रिसीव भी करते हो तब भी जो है वो क्या होगा, आपका एक्सेप्टेंस माना जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंसिडरेशन वर्ड है ये आपके लिए नया होगा, इसको वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस इतना बता देती हूँ मैं अभी फिलहाल आपको कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। वैसे ये पूरा एक चैप्टर है हमारा, पूरा एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसे हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। जैसे ए और बी का भी मैंने आपको बताया कि ए जो है वो बी को क्या देगा, अपनी बाइक, और बी जो है वो उसे क्या देगा, 50,000, राइट। अब यहाँ पर क्या है, समथिंग इन रिटर्न। ए को बाइक के बदले में क्या मिल रहा है, 50,000 रुपया, और बी को 50,000 रुपये के बदले में क्या मिल रही है, बाइक। तो ये एक दूसरे के प्रॉमिस की क्या है, कंसिडरेशन, ठीक है। बाइक और जो 50,000 है ये एक दूसरे के प्रॉमिस की कंसिडरेशन है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अगर ए जो है वो क्या करता है, 50,000 रुपया लेता है और बी क्या लेता है, उसकी बाइक लेता है, तो ये एक प्रकार से क्या शो हो रही है, कंसिडरेशन आपस में रिसीव कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसकी एक्सेप्टेंस, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद जो है फिर हम कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट इसमें रह गया सेक्शन 9। थोड़ा मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रही हूँ अपनी क्योंकि बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। अगर आप पहली वीडियो देखेंगे ना अच्छे से तो आपको डायरेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं आने वाली कोई आपको। देखिए उसके बाद आपका सेक्शन 9 आ जाता है। सेक्शन 9 क्या कहता है, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं, प्रॉमिस की बात करते हैं, राइट। ये मैंने आपको शुरू को फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। बताया था ना ये लाइन आपको मैंने कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस। इसका मतलब है कि प्रॉमिस किन दो चीजों से मिलकर के बना है, वन इज द ऑफर एंड सेकंड इज द एक्सेप्टेंस। जब ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का मतलब है कि यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रहा है, ऑफर के बारे में बात कर रहा है और एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी लाइन को देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना, द प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर दोनों चीजें आ गई, ऑफर भी आ गया और एक्सेप्टेंस भी आ गया। इट मीन्स दैट ऑफर और द एक्सेप्टेंस मेड इन वर्ड्स, देखो लिखा हुआ है ना कि जब ऑफर या एक्सेप्टेंस किस में होती है, वर्ड्स में होती है, तब हम उस प्रॉमिस को, प्रॉमिस का मतलब दोनों की बात कर रहा है, ऑफर की भी और एक्सेप्टेंस की भी, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस। पहले वाले में मैंने बताया था आपको कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो वर्ड्स होते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ ना ये वाली बात कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब किस में होती है, वर्ड्स में होती है, तो इसका मतलब है कि उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस ऑफर या फिर एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, राइट। insofar as such proposal or the acceptance is made otherwise than in words, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाली बात है। अदरवाइज देन इन वर्ड्स का मतलब वो कह रहा है कि वर्ड्स को छोड़ करके बाकी कोई भी मोड हो उसको हम बोलेंगे इम्प्लाइड। तो दो वर्ड हो गए, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो इस सेक्शन से हमें 9 से क्या पता चला कि ऑफर और एक्सेप्टेंस इट मे बी एक्सप्रेस और इट मे बी इम्प्लाइड।
वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको अपने आप ही बता रहा है कि दोनों मोड हैं, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं, और ये हमारे क्या है, वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा याद कीजिए, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले का केस मैंने आपको कराया था कि फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले में जो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी ना, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। तो वहां पर यही बोला गया था भी क्यों इग्नोर कर दिया गया, जब बेयर एक्ट में मतलब जब लॉ खुद कह रहा है कि एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, तो फिर ग्राउंड क्या था, ठीक है ना, उसको मतलब रिजेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है, तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, राइट। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले देखना, अच्छे से देख लेना उस केस को भी, वहां से आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको बता दिया 3 to 9 सारा हम डिस्कस कर चुके थे, बस एक आपका सेक्शन 6 इसमें रहता था, वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं, चलिए फिर नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं, सेक्शन 10 पे भी चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये सेक्शन 10 है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है वो देखो, ये ध्यान से देखिए, देखिए किसी भी, चाहे वो चैप्टर हो चाहे वो सेक्शंस हो, उसकी हेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में बिठाया करें आप। ठीक है, चैप्टर सेकंड देखो, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और क्या, वॉइड एग्रीमेंट, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें कितनी चीजें पता लगी, एक तो वर्ड आया क्या, कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड क्या आया, एग्रीमेंट। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्या एग्रीमेंट होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसके बाद आगे कुछ एडजेक्टिव भी लगे हुए हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स के आगे एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, वॉइडेबल। तो ये मतलब हमें पता होना चाहिए भी क्या होता है वॉइडेबल। एग्रीमेंट के आगे क्या लगा हुआ है, वॉइड। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं वॉइडेबल, क्या होते हैं वॉइड, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है एग्रीमेंट, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे किसमें, चैप्टर सेकंड में, राइट। अब मैं अपनी स्पीड कम कर लेती हूँ, क्योंकि चैप्टर से फर्स्ट पे मैंने स्पीड इसलिए ज्यादा रखी हुई थी क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, देखिए हेडिंग देखो क्या है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन से एग्रीमेंट है जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, राइट। तो ये हो गया, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे इफ का मतलब है कि वो कहता है कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। क्लियर है इतना। बट देखिए, अब इससे पहले ना मुझे अब ये बेयर एक्ट में अभी यहीं खत्म कर रही हूँ, राइट। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी कि ये जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या होते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल्स। फिर आप उन्हें जब समझ लाएंगे तो फिर उसके बाद हम किस पर चलेंगे, बेयर एक्ट पर चलेंगे, राइट। मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर सेकंड हमारा स्टार्ट होगा, और जो चैप्टर सेकंड है वो किसके बारे में बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, वॉइड, वॉइडेबल, ये हम सारी चीजें जो है वो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। तो बेयर एक्ट तो जो है वो हमारा इतना ही है। ठीक है, मैं अभी आपको फिर थोड़ा सा और करा देती हूँ। चलिए फिर चलो ये बेयर एक्ट अभी हम यहीं पर छोड़ेंगे, है ना, बेयर एक्ट को छोड़ते हैं, और अभी मैं आपको फिर कुछ चीजें समझाती हूँ। ठीक है, फिर हम बेयर एक्ट पे दोबारा आएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर, ये लिख लीजिए भाई, ये नोट कर लीजिए, ऑफर की हुई एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस होते ही साथ क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है उसमें क्या मिक्स है, कंसिडरेशन, अभी बताया था समथिंग इन रिटर्न। प्रॉमिस और कंसिडरेशन जो है जब मिल जाते हैं तो बन जाता है एग्रीमेंट, और जब ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा लॉ के, बाय लॉ, तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर ही लीजिए, क्योंकि ये तो क्रक्स है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑफर से। ये स्टेजेस हैं, दीज आर द स्टेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो सारी वो स्टेजेस हैं। देखिए, सबसे पहले कौन सी स्टेज है, ऑफर है। ठीक है, ऑफर जो है उसकी क्या होगी, एक्सेप्टेंस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑफर में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्सेप्टेंस में डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में। जैसे ही ऑफर और ऑफर की क्या होगी, एक्सेप्टेंस, तो ये बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में ही क्या है, कंसिडरेशन, तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट।
और एग्रीमेंट जो है वो फिर अगर एनफोर्सिएबल हो गया लॉ से तो वो बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको सेक्शन 10 बताया, सेक्शन 10 में मैंने क्या बताया आपको, ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। वो सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे अगर, कब, इफ दे आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर वो लॉ के द्वारा क्या है, एनफोर्सिएबल है। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या है कि लॉ का मतलब कोर्ट कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, एनफोर्स कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें जो है वो क्या देखना पड़ेगा, एनफोर्सिएबिलिटी, कि क्या वो एग्रीमेंट इज इट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इफ द आंसर इज यस तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इफ द आंसर इज नो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इससे कितना क्लियर आपको। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये तो बहुत ही कीवर्ड है, एनफोर्सिएबिलिटी तो बहुत की वर्ड है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन एग्रीमेंट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द, ये लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए आप, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, तो एनफोर्सिएबिलिटी के बेसिस पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइप्स के हो गए, देखिए। एक हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और एक हो गया आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी हमने चैप्टर सेकंड की हेडिंग पढ़ी थी ना, चैप्टर सेकंड की हेडिंग में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, वॉइड, वॉइडेबल। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बता दिया कि ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये हमारा डिस्कस हो चुका। एनफोर्सिएबिलिटी के बेसिस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में हमने बांट दिया। फर्स्ट इज द वैलिड, सेकंड इज वॉइडेबल एंड थर्ड इज वॉइड। अब हमने इसका मीनिंग क्लियर करना है। देखिए, वैलिड का मतलब है फुल्ली एनफोर्सिएबल बाय लॉ, प्रॉब्लम ही नहीं है किसी भी प्रकार की। जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ए ने अपनी बाइक दी, बी ने 50,000 रुपीज दी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेल का है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ए अपनी क्या करेगा, बी को बाइक देगा, बी जो है वो 50,000 रुपीज इसको देगा। अगर मान लीजिए ए ने अपनी बाइक तो दे दी पर बी ने 50,000 रुपीज नहीं दिए, तो क्या बी के पास राइट नहीं है कि वो कोर्ट में जाएगा। और अगर वो कोर्ट में जाता है तो क्या कोर्ट जो है वो बी की हेल्प नहीं करेगी, ऑफ कोर्स करेगी, ठीक है ना। वो उसको उसके 50,000 रुपीज दिलाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। भाई अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट उसकी क्या करेगी, हेल्प करेगी, उसको क्या करवाएगी, उसके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराएगी। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट। क्लियर है इतना। अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, ए ने बी को जब बाइक बेचनी थी ना, तो ए ने क्या कहा कि जो मेरी बाइक है ना वो सिर्फ 1000 किलोमीटर चली हुई है। बी को उसने बोला कि मेरी जो बाइक है वो 1000 किलोमीटर ही चली हुई है, ठीक है। तो बी एग्री हो गया, थोड़ा सा समझना, बी एग्री हो गया, ठीक है, खरीदने के लिए। क्यों, क्योंकि बी को ए ने बी को ये विश्वास दिलाया कि 1000 किलोमीटर ही चली हुई है, बट वो जो बाइक है एक्चुअली वो 10,000 किलोमीटर चली हुई थी। तो अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर अब ये जो बी है, ठीक है, अब इस ध्यान से देखना, ये बी जो है इसने अपनी कंसेंट कब दी थी, जब बाइक कितनी चली थी, 1000 किलोमीटर। अगर बी की नॉलेज में ये होता कि ये बाइक 10,000 किलोमीटर चली हुई है तो क्या बी अपनी कंसेंट देता, नहीं, बी अपनी कंसेंट नहीं देता। तो बी जो है उसकी कंसेंट तो फ्री है ही नहीं, यानी बी ने जो एक्सेप्टेंस की है अब वो एक्चुअल में फ्री नहीं थी। बी ने तो क्या किया था, 1000 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो अपनी कंसेंट दी थी, 10,000 किलोमीटर के हिसाब से अपनी कंसेंट नहीं दी थी। तो इसका मतलब है कि नटशेल ए ने बी के ऊपर क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, और इस फ्रॉड की वजह से ही ये क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। बट कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, पर जो बी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सी पार्टी बन गया, विक्टिम। अब आप एक बात बताइए
क्या लॉ कभी इनजस्टिस करता है? नहीं, लॉ कभी भी इनजस्टिस नहीं करता। अब इस कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से, मतलब इस एक्सेप्टेंस की वजह से लॉ ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, ओके कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है, बट इस ए के फ्रॉड की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट में अब ये बी जो है वो कौन सी पार्टी होगी? विक्टिम पार्टी होगी, एग्रीव्ड पार्टी होगी। तो कोर्ट क्या करता है, लॉ क्या करता है, बी को राइट देता है, बी को कहता है यू हैव द राइट, आपके पास राइट है। इफ यू वांट, देखो वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब है वॉइड प्लस एबल, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। बट इस कॉन्ट्रैक्ट के बनने की वजह से बी क्या हो गया? विक्टिम हो गया। तो लॉ कहता है कि जो विक्टिम पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास राइट है, अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? वॉइड कर सकता है। तो समझ में आ गया? वॉइड एबल यानी एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड वॉइड, ठीक है, जिसको हम वॉइड जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए, अब ए का क्या है? ए जो है वो मान लीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसने बहुत सर्च करी थी, मतलब बहुत सारे दिन जो है वो उसके ऑलरेडी खराब हो चुके, ठीक है, बाइक की उसको बहुत नीड है, ठीक, वो क्या करता है? वो कहता है कि यार छोड़ अब, ठीक है ना, अब इतना तो टाइम मैं ऑलरेडी पहले ही लगा चुका हूँ, इतने धक्के खा चुका हूँ, छोड़ो। वो कहता है कि चल ये छोड़ यार, तू दे मुझे बाइक। बी के पास राइट था ना, वो चाहता तो उसे अवॉइड करा सकता था, बट बी ने क्या कहा कि छोड़ो, मुझे बाइक दो और 50,000 रुपए लो और जाओ यहाँ से। इसका मतलब है कि बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? वैलिड। अगर बी कहता है कि नहीं, तुमने तो मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बाइक और चलो मेरे 50,000 रुपया वापस करो, तो इसका मतलब है कि बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दिया? वॉइड बना दिया। ठीक है, आगे बात समझ में? इतना इतना क्लियर है? वॉइडेबल का मतलब समझ में आ गया, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको वॉइड बनाया जा सकता है। और जो कौन बना सकता है वॉइड? केवल वही बनाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कौन सी पार्टी है? विक्टिम पार्टी है। ए का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बिकम वॉइड एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, क्लियर है इतना? एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, आप खुद ही बताइए, मैंने अभी आपको एक हिरार्की बताई है ना, अभी मैंने अभी आपको बताया ना, एक जस्ट एक चेन बताई थी कि कैसे जो है वो, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीमेंट होते हैं ना, वही क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कौन से? जो एनफोर्सिएबल होते हैं बाय लॉ। वॉइड का मतलब ही क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरू से ही, यानी शुरू से ही वो दे हैव नो वैल्यूज इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, उनकी मतलब लॉ की आईज में उनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जब हम पहले ही कह रहे हैं कि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो क्या होंगे? एनफोर्सिएबल होंगे। तो इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट अगर नल एंड वॉइड है, शुरू से ही वॉइड है, शुरू से ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप एक बात बताइए, ये वाली स्टेज तो जाएगी ही नहीं। ठीक है ना, ये वाली स्टेज तो पहुंचेगी ही नहीं। तो इसीलिए एक्चुअल में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कोई टर्म बनती ही नहीं है। इसमें हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ध्यान से समझ लीजिए इसको। ड्यू टू सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस, मैंने यहां पर क्या वर्ड यूज किया है? मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है बिकम्स। बिकम्स का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब वैलिड था, पर बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन चुका है? वॉइड बन चुका है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी वाले एग्जांपल को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इस वाले कार वाले और बाइक वाले को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इस एग्जाम्पल को ही। ठीक है, तो देखो एक मिनट, इसको पूरा रब भी कर दूं। देखो, ए और बी, बाइक का था ना उनके बीच में, 50,000 रुपीज का था। ठीक है, अब ए और बी ने कहा, ए ने कहा ठीक है आप मेरी बाइक ले लीजिए, बी ने कहा ठीक है मैं 50,000 रुपये आपको दे दूंगा, और जैसे मान लीजिए आज क्या है? संडे, और उन्होंने दोनों ने कहा कि ठीक है हम वेडनेसडे को कर लेंगे।
हम वेडनेसडे को कर लेंगे, ठीक है ना, आप मैं आपकी बाइक ले जाऊंगा, आप मेरे से पैसे उठा लीजिए, ठीक है, ओवर। जब संडे को कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। पर क्या हुआ मंडे को, संडे होगा ना, हाँ, मंडे को क्या हुआ, ए के घर में आग लग गई। अब जब ए के घर में आग लगी तो वो बाइक भी जल गई, बाइक खत्म होगी, ठीक है ना। अब आप खुद बताइए, जब बाइक जल गई तो ए जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेगा। जब बनाया था संडे को, जब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड। बट फिर कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस हुआ, सुपरवीनिंग का मतलब है कि यहाँ पर जैसे फायर लगी, तो जैसे ही फायर हुई तो ये सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, बाइक ही खत्म होगी, बाइक ही जल गई। तो अब आप एक बात बताइए, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स तो आप करा नहीं सकते, और जिस चीज को आप एनफोर्स नहीं करा सकते उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड। तो इसीलिए हम कौन सा यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है ड्यू टू सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अगर कोई कहते हैं ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्चुअली में गलत टर्म है, वो होती नहीं है। वॉइड का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड नहीं होता। तो कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सम सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने फायर का एग्जांपल जो है वो ले लिया, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एनफोर्सिबिलिटी मैंने आपको 3 करवाए, पहला मैंने करवाया आपको वैलिड, दूसरा मैंने आपको कराया वॉइडेबल, और तीसरा मैंने आपको क्या करवाया, वॉइड, ठीक है। अब एक लास्ट एक और कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट। बस ये लास्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप है, पहली किसकी थी, ऑन द बेसिस ऑफ द एनफोर्सिबिलिटी, और अब है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट। देखिए, परफॉर्मेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वन इज द एग्जीक्यूटेड एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है परफॉर्मेंस डन बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जो है वो परफॉर्मेंस दे दी। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस स्टिल पेंडिंग, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है, समझ में आ गया इतना। एग्जीक्यूटेड का मतलब है कि दोनों पार्टीज ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, एग्जीक्यूटरी का मतलब है परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल, अभी वही एग्जांपल उठाते हैं हम, ए और बी का एग्जांपल उठाते हैं। ए ने क्या करना था, बी को अपनी बाइक देनी थी, और बी ने ए को क्या देने थे, 50,000 रुपया देने थे, राइट। ए की ऑब्लिगेशन क्या है, बाइक देना, बी की ऑब्लिगेशन क्या है, 50,000 रुपया देना। इसने एक हाथ से क्या पकड़ाया, बाइक, और इसने क्या दे दिया, 50,000 रुपए दे दिए। तो दोनों ने अपनी अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दी। तो इसका मतलब है कि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में बन रहा है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुकी। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस स्टिल पेंडिंग। अब कितनी पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं। अगर मान लीजिए दोनों की दोनों ही पार्टी जो है, उन दोनों की ही परफॉर्मेंस पेंडिंग है, तो उसको हम बोलेंगे बायलैटरल। अगर उनमें से किसी एक की परफॉर्मेंस है पेंडिंग, तो उसे हम बोलेंगे यूनिलेटरल। जैसे यहाँ पर इसी एग्जांपल में हम बायलैटरल कर लेते हैं। ए ने कहा मैं नेक्स्ट वीक आपको अपनी बाइक दूंगा, बी ने कहा मैं नेक्स्ट वीक आपको 50,000 रुपीज दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, पर परफॉर्मेंस क्या है, पेंडिंग, दोनों साइड से पेंडिंग है। ये भी नेक्स्ट वीक में बाइक जो है वो डिलीवर करेगा, बी भी जो नेक्स्ट वीक में अपनी पेमेंट जो है वो करेगा। तो दोनों की, ए और बी दोनों साइड से परफॉर्मेंस क्या है, पेंडिंग। तो इसीलिए ये वाला जो है ये किस में आएगा, आपका बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। बट अगर मान लो यहाँ पर ये होता कि ए ने अपनी बाइक दे दी, बट बी ने कहा कि यार अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं ऐसा करूंगा नेक्स्ट वीक में मैं आपकी पेमेंट करूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि ए की जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी बाइक देने की, वो कंप्लीट हो चुकी है, पर बी की जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी पैसे देने की, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई। तो इसका मतलब अभी भी एक पार्टी ऐसी है जिसकी परफॉर्मेंस पेंडिंग है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, क्लियर इतना? तो ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वन इज द एग्जीक्यूटेड एंड सेकंड इज द एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है। दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस पेंडिंग है बायलेटरल, एक पार्टी की परफॉर्मेंस पेंडिंग है यूनिलेटरल। इज इट क्लियर इतना? ठीक है, उसके बाद जो है फिर हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। ओके तो फिर एग्रीमेंट तो नेक्स्ट वीक ही, सॉरी नेक्स्ट ही हम लेक्चर में कर पाएंगे, तो इट बिकम्स वेरी लेंदी। चलिए, जितना देखो आपको कराया है उतना आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। बेयर एक्ट साथ साथ आप करते रहना, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में मैक्सिमम तो नहीं मुझे पता, बट मिनिमम अगर मैं कहूँ तो 10 to 15% जो आपका प्री होता है वो दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द बेयर एक्ट। ठीक है, तो आप बेयर एक्ट की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते रहिए, रिवाइज कीजिए। मल्टीपल टाइम्स आप बेयर एक्ट रिवाइज करेंगे तभी आपको वो माइंड का एक हिस्सा बनेगा आपका। तो होप सो आप करेंगे। तो मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।